लेबर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी है जो डिफाइन करती है कि एक फर्म जो है वो किस हद तक अपनी मार्केट पावर को अप्लाई कर सकती है डिसाइड करने में कि उसने कम वेजेस देकर लोगों को एक्सप्लॉइट करना है या रीज़नेबल वेजेस या ज़्यादा वेजेस देनी है। पैनल बी में जो गैप है उस वेज का जो कम वर्कर्स को पे करनी चाहिए वो सिर्फ 10 का है, ठीक है। लेकिन जो पैनल ए है वहाँ पर जो गैप है वो $20 का है। इसका मतलब है कि मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होगा तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते वर्कर्स को जितना लेस इलास्टिक में करते हैं। बहुत कम पे करते हैं लेस इलास्टिक में, लेकिन मोर इलास्टिक कर्व में ज़्यादा कम नहीं करते वेजेस वो पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपेटिटिव लेवल पे जो यूनिट ऑफ लेबर हायर होने चाहिए या जो वेज पे की जानी चाहिए ये मोनोप्सनी जो है ये उससे कम वेज ही पे करते हैं और कंपेटिटिव लेवल जो ये लेबर के यूनिट्स हायर होने चाहिए उससे कम लेबर हायर करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि any profit maximizing firm, a monopsony and a competitive firm alike, buys labor services up to the point at which the marginal value of the last unit of factor uh, equals the firm's marginal expenditure। ठीक है, कि जहाँ पर किसी जो फैक्टर है उसकी मार्जिनल वैल्यू यानी कि जो MPL है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, या मार्जिनल वैल्यू ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ फैक्टर इक्वल द फर्म्स मार्जिनल एक्सपेंडिचर की अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि जो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है ना वो क्या करती है कि उनका जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व होता है ना वो सप्लाई कर्व के इक्वल होता है, लेकिन मोनोप्सनी जो होती है उसका सप्लाई कर्व और मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से इनके जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है उसमें भी डिफरेंस है। अब आप आगे देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिव होता तो वो किस लेवल पर डिसाइड करता, आउटपुट 30 होती प्राइस वो पे करते और 30 होते यूनिट जो वो वर्कर्स के हायर करते। अब आगे वो बता रहा है कि मोनोप्सनी ने अपने जो है उसने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और जो वो हायर कर रहा है इनपुट वो क्या है, लेबर। तो जो उसका टोटल कॉस्ट है वो भी W/L ही होगा और जिसमें जो रेवेन्यू है वो P/Q है और Q जो कि फंक्शन है लेबर का। तो सिंपली उसका माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो क्या क्या बता रहे हैं कि इसको वो सारे यूज़ कर रहे हैं। पीछे जो हमने एक फार्मूला समझा था वो था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P, आगे फिर ब्रैकेट थी, मल्टीप्लाई हो रहा था 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये था कि एक फर्म जो है वो किस हद तक मार्केट पावर लगा सकती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व के साथ लिंक निकाल रहे थे मार्जिनल रेवेन्यू का। तो यहाँ पर जो ये इलास्टिसिटी का फार्मूला इन्होंने यहाँ पे इलास्टिसिटी को ऐड किया हुआ इस फार्मूले में, डेरिवेशन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उसका असल लॉजिक यही है ये बताने का कि क्या पावर आती है फर्म के पास जिस वक्त इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम हो रही होती है तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या चेंज आता है, वो ज़्यादा होता है या वो कम होता है। तो फर्म कितना गैप होगा फर्म के उस प्राइस में जो वो पे कर रही है और जो कंपैरेटिव मार्केट के अंदर एक प्राइस जो लेबर जो वो हायर कर रहे हैं उसको देनी चाहिए, उसके बीच में जो गैप है वो सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। अब आगे जो है वो वही बात सारी कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी जो है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ME, यानी कि जिस वक्त इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो वो उस वक्त ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है जो सप्लाई साइड है लेबर की, कि अगर वो वेजेस कम करते हैं जितनी उनको कंपेटिटिव लेवल पे देनी चाहिए उससे कम देते हैं तो लोग लेबर सर्विस डिमांड नहीं सप्लाई नहीं करते, कम कर देते हैं। इस वजह से वो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कम जो है वो उनके साथ ये करता है कि कम उनके साथ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये जो